हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मार्च यानी कि एक नए महीने की शुरुआत है। और जो भी नया महीना होता है वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि जो भी वो गलतियां की हैं पिछले महीने में, पिछले सालों में, उन सबको एक नई महीने से नई शुरुआत दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो भी पिछली गलतियाँ की हैं उसको सुधारने के लिए आप अपने लाइफ में एक रफली टाइम टेबल जरूर बनाओ। रफली क्यों? क्योंकि अगर आपने रफली टाइम टेबल में बना दिया है कि मुझे 10 या फिर 12 घंटे पढ़ना है, तो अगर आप ये 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलने पे आप डेफिनेटली 7 से 8 घंटे ज़रूर पढ़ पाओगे, जो कि बहुत ही इनफ है। क्योंकि बहुत बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं। जो भी बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे रैंक लेकर के आते हैं, वो इसको ज़रूर फॉलो करते हैं कि वो एक रफली टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो अगर आपने आज तक नहीं बनाया है कोई भी टाइम टेबल, तो एक रफली टाइम टेबल जरूर बनाइए और उसको आप जितना हो सके 70 से 80% फॉलो करने की कोशिश करिए। तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा और आपकी तैयारी को एक नया शार्प मिलने वाला है। ओके, इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। उससे पहले हम देखते हैं डेली की वीडियो में एक विचार या फिर थॉट्स जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का जो थॉट्स है वो ये है कि रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी रिश्ता है, जो भी A to Z, उन सभी रिश्तों में आपको समझदारी दिखानी है। यानी कि समझदारी इस लेवल में कि आप हमेशा हर कंडीशन में सामने वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो कि अगला जो कह रहा है, जो सोच रहा है, वो क्यों कर रहा है और वो क्यों ऐसा सोच रहा है। आप ऐसा बनने की कोशिश करो। और वफादार यानी कि आप ट्रस्टी पर्सन बनो कि आप पे कोई भी ट्रस्ट कर सके। और असरदार यानी कि आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि आपको देख करके लोग इंस्पायर हो, आपके रिलेटिव और आपके जो भी आसपास के लोग हैं वैसा असरदार बनने की कोशिश करो। पर दुकानदार मत बनो। यानी कि दुकानदार क्या करता है, हमेशा वो लाभ के पीछे जाता है। तो आपको किसी भी रिश्ते में हमेशा अपना लाभ नहीं देखना है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको हानि भी होती है, कभी लाभ होता है, तो ये चीज़ चलता रहता है। पर कभी भी दुकानदार बन करके हमेशा लाभ की कोशिश मत करो। ओके, रिश्तों में अपने ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जब भी आपको कोई भी रिश्ता निभाना हो तो वहाँ पे आप अपना सिर्फ और सिर्फ दिल, यानी कि आप सिर्फ दिल से सोचो। जब आप रिश्ते में दिमाग लेकर के आते हो तो फिर वो रिश्ता खराब हो जाता है। तो इसको आप अप्लाई करिए, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। चलिए देखते हैं अब सबसे पहले करंट अफेयर क्या क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि जो सेबी संस्था है इसके हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसके अध्यक्ष बने हैं बी, क्या नाम है, तुहिन कांता पांडे। कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। देखिए इसके बारे में डिटेल में। सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। ओके, नाम है तुहिन कांता पांडे। और ये किनका स्थान लेने वाले हैं? यह स्थान लेने वाले हैं माधवी पुरी बूच का। ओके, यानी कि पहले ये इस पद पे बनी हुई थी। और अगर बात करें, ये जो महिला है माधवपुरी बूच, ये इस पद पर, इस संस्था के इस पद पर बनने वाली जो अध्यक्ष है ये पहली महिला है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बने कि सेबी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है माधवपुरी बूच। ओके, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी ये चर्चा में बना हुआ है। तुहिन कांता को कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? 3 साल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेबी के जो अध्यक्ष बनते हैं वो 3 साल के लिए बनते हैं, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ओके, तो ये अभी 3 साल के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है। ओके, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बात हो रहा है सेबी संस्था के बारे में, तो ये है क्या, काम क्या करता है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो सेबी का ये फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। ओके, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण करना, ये इसका मेन लक्ष्य है। इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। किस अधिनियम के द्वारा? 1992। आपको ध्यान देना है कि स्थापना पूछे तो 1988, अगर सेबी अधिनियम पूछे किस ईयर में पास हुआ था तो 1992 में। ओके, इसके बाद इसको क्या मिला था? वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछ क्या रहा है, आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना है इसको 1-2 बार। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पे है? मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। ओके, तो ये रहा सेबी के बारे में डिटेल में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एक नया मिसाइल परीक्षण किया है, तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसका नाम है सी, नौसेना का एंटी शिप मिसाइल। क्या नाम है? एंटी शिप मिसाइल। देखिए इसके बारे में डिटेल में।
भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओके, यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी मिसाइल प्रणाली है जो समुद्र के लहरों से ऊपर उड़ते हुए अपने लक्ष्य पर वार करने में सक्षम है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ऐसे इसको लॉन्च किया जाएगा। यह 0.8 मैक की औसत क्रूज गति वाला एक सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये इसकी गति है। मिसाइल की जो लंबाई है टोटल वो है 3.6 मीटर और इसका व्यास है 300 मिलीमीटर। और अगर हम बात करें वजन का तो इसका टोटल वजन है 380 किलोग्राम। मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है यानी कि वो कितने दूर तक हिट कर सकती है तो 55 किलोमीटर तक। ओके, इस मिसाइल का जो निर्माण किया है वो कौन किया है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, यानी कि डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेना ने मिलकर बनाया है, लेकिन उसके पीछे कंपनी कौन सी है? वो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। ओके, तो ये रहा इसके बारे में डिटेल में। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है, तो देख लीजिए इसके बारे में हमारे क्या क्या एग्जाम में पूछता रहता है। बात करें डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की क्या है? प्रमुख संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका गठन हुआ था 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है भारत की नई दिल्ली में। ओके, तो ये रहा डीआरडीओ के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ये क्वेश्चन भी डीआरडीओ से ही संबंधित है कि डीआरडीओ जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कहाँ 3 दिवसीय का प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। ओके, सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये प्रदर्शनी होने वाला है सी हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हैदराबाद में 28 फरवरी को किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गाचीबोली स्टेडियम में एक कार्यक्रम। ओके, यह कार्यक्रम जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ साथ कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यानी कि इसमें डीआरडीओ ने आकर के काम किया है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आकर काम किया है और कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस, 3 संस्था ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। ओके, यह 2 दिन का कार्यक्रम है। आपको अब एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि जो भी कार्यक्रम होता है वो कितने दिन का होता है, क्योंकि अभी जो एलपी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि कितने दिन तक कार्यक्रम चला है वो। तो ये 2 दिन का समारोह है। इसमें जो मुख्य आकर्षण है वो ये है कि एरोस्पेस प्रदर्शनी, जिसमें देश भर से 20,000 से अधिक छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रदर्शनी युवा दिमागों को रक्षा और एरोस्पेस में भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। यानी कि जो भी हमारी फ्यूचर की आने वाली जो जनरेशन है उनको हम एरोस्पेस और ये जो सिक्योरिटी है, रक्षा के बारे में प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे, बताएंगे और उनको रियल एक्सपीरियंस फील कराएंगे। ओके, तो ये कहाँ पर होने वाला है? हैदराबाद में। आपको ध्यान देना है कि ये हुआ है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। लेकिन ये दिन इसलिए क्यों है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इस वजह से है क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में मनाया जाता है। यानी कि हमारे भारत के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनकी याद में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 1928 में सीवी रमन जी को रमन प्रभाव की खोज की वजह से इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये वजह है कि भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि साइंस डे। 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए सरकार से आवेदन किया गया था और 28 फरवरी 1986 को पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। तो यही वजह है कि इस डे को हम लोग मनाते हैं साइंस डे के रूप में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ट्रिफेड ने आदिवासी कारीगरों के कौशल संवर्धन और उसके व्यवसायों को आसान बनाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? ट्रिफेड ने आदिवासी कारीगरों के कौशल को संवर्धन को आसान बनाने के लिए। तो बताइए कि किस कंपनी के साथ किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है सी रूफटॉप के साथ। किसके किया है? रूफटॉप के साथ। देखिए इसके बारे में डिटेल में। ट्राइफेड ने आदिवासी कारीगरों के कौशल संवर्धन और उनके व्यवसायों को आसान बनाने के लिए रूफटॉप के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइफेड की जो उप महाप्रबंधक है सुश्री प्रीति टोलिया जी, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो। और रूफटॉप के संस्थापक एवं सीईओ कौन है? श्री कार्तिक गग्गर।
इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हो। आपके एग्जाम में ये आ सकता है आसानी से क्वेश्चन बन करके कि ट्राइफेड की उप महाप्रबंधक कौन है, तो नाम याद रखिए सुश्री प्रीति टोलिया जी। और यदि ये पूछे कि रूफटॉप के संस्थापक या फिर CEO कौन है, तो वो है श्री कार्तिक गग्गर जी, क्योंकि अभी दोनों लोग न्यूज़ में बने हुए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आदिवासी कारीगर हैं इनके कौशल संवर्धन में सहायता प्रदान करना। ओके, तो ये फ़ायदा है इसका। यहाँ पे बात हो रहा है ट्राइफेड का, तो ये क्या है, क्या काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ट्राइफेड है इसका फुल फॉर्म है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसका जो उद्देश्य है मेन वो ये है कि जनजाति लोगों के लिए एक संधारणी बाजार बनाना, यानी कि जनजाति लोग जो भी कुछ बनाते हैं उनको हम लोग कैसे बाजार से जोड़ें, उनको कैसे अच्छे से दाम हम लोगों को प्रोवाइड करा पाएँ, इन सब पे काम करता है ट्राइफेड। ओके, यह जनजाति मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। किसके नियंत्रण में है ये, जनजाति मामलों के मंत्रालय के। और यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि बनाई गई थी 1987 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो ये भी बहुत भी न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये रहा ट्राइफेड के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि ये जो पुरस्कार है प्राणी मित्र, बताना है कि ये किस योगदान में आप मतलब किस क्षेत्र में योगदान कर रहे हो, तो आपको ये दिया जाएगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मिलता है आपको बी पशु कल्याण के क्षेत्र में। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। प्राणी मित्र जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में, पशु कल्याण। यह पुरस्कार जो है भारत सरकार की ओर से दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट संस्था देती है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह जो है पुरस्कार किसी कॉर्पोरेट संस्थाओं को मिल सकता है, किसी संगठन को मिल सकता है, या फिर किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि अनंत अंबानी की कंपनी है एक वनतारा कंपनी बोलो, चाहे एक आप मतलब बोलो एक लिमिटेड, जो वनतारा है इसको पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉर्पोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है अनंत अंबानी की वनतारा का, तो ये है क्या, काम क्या करता है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो वनतारा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह एक बड़े पैमाने पर पशु बचाव केंद्र है, गुफा है और संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर के स्थापित किया है। ओके, कहाँ पे स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है भारत के गुजरात राज्य के जामनगर में। ओके, रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर। ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 3000 एकड़ में फैला हुआ है ये केंद्र। और इसकी शुरुआत किए थे अनंत अंबानी जी, कब किए थे, 2024 में। तो ये नाम है इसका वनतारा, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है, गुजरात के जामनगर में। यहाँ पे बात हो रहा है पशुओं को बचाने का, उनका संरक्षण करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि उनसे संबंधित पशुओं को बचाने से, उनको संरक्षण करने से संबंधित एक दिवस है जिसको हम बोलते हैं विश्व पशु दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे। ओके, विश्व पशु दिवस। तो ये किस डेट को मनाया जाता है, आपको वो दिवस जो है कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, क्या बताना है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, मुंबई में भारत कालिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत कालिंग सम्मेलन है कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। एग्जाम में सीधे आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किसने किया है। तो यहाँ पे सामने यहाँ पे ऑप्शन है, इसका उद्घाटन किए हैं ए पीयूष गोयल जी। किसने किया है, पीयूष गोयल जी ने। देखिए इनके बारे में डिटेल में। गोयल जी कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इन्होंने मुंबई में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किए हैं। ओके, इस वर्ष का जो थीम है उसका ये है कि विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। ओके, गोयल जी ने भारत को 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 प्रमुख कारकों पर जोर दिया है। तो वो 5 कौन कौन से कारक हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो है गुणवत्ता प्रबंधन और छोटे व्यवसायों को सहायता, यानी कि जो भी आप सामान बनाओ उसमें कुछ क्वालिटी हो, और जो भी छोटे व्यवसाय हैं भारत में उनको भी हम लोग आगे बढ़ने में प्रमोट करें, उनको सहायता दें।
और दूसरा है व्यापार और वाणिज्य में स्थिरता, यानी कि हम जो भी कुछ बनाएं वो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चलने वाला हो। समावेशी विकास, यानी कि हमें वो डेवलपमेंट करना है, वो विकास करना है जिसमें हमारे जो भी समुदाय है, सभी समुदाय, उन सबको भी हम लेकर के आगे बढ़ सकें। कौशल विकास, और हमें जो भी विकास करना है उसके साथ साथ हमें हमारे रोजगार को भी बढ़ाना है और हमारे जो कौशल है, स्किल है, उसको भी आगे बढ़ाना है। और प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षता, यानी कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में जो कंपटीशन होता है जिससे हमारी क्वालिटी बढ़ती है, हमारी दक्षता बढ़ती है, ये भी हमें लागू करना है। ऐसा नहीं है कि सारा काम सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, कुछ चीज़ें हमें प्राइवेट के हाथों में भी देना है ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में अच्छे से कंपटीशन हो सके। ओके, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे इसका। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है सशक्त भारत और ये द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है। इसका पहला संस्करण अभी विमोचन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों ये किया गया है बी, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ओके, देखें इनके बारे में डिटेल में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है। ओके, यह पत्रिका रक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग की पहल है जिसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों के सैनिकों की देशभक्ति, शौर्य, बलिदान को उजागर करना और सरकारी नीतियों को हिंदी में प्रस्तुत करना। तो क्या नाम है इसका? सशक्त भारत। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कौन सा सम्मेलन है ये? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन। तो बताइए कि कहाँ पे शुरू हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये शुरू हुआ है डी, नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, इन दो लोगों ने मिलकर के किया है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो है डॉक्टर समीर वी कामत। ओके, यहाँ पे आपको बताना था, इसलिए हमने जो आपको डीआरडीओ के बारे में बताया तो वहाँ पे हमने इसकी चर्चा नहीं की थी क्योंकि हमें पता था कि आगे हमें बताना है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है इस सम्मेलन का कि अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभावों को समझना और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए जैव चिकित्सा समाधान विकसित करना। तो ये फ़ायदा है इस अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का, जो कि कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? यानी कि किस हवाई अड्डे पे उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है सी, चेन्नई हवाई अड्डे पे। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? श्री राम मोहन नायडू जी। ओके, इन्होंने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है और ये इस पहल का क्या है? दूसरा कैफ़े है, यानी कि इस तरह का ये दूसरा कैफ़े है। तो पहला कौन है? इससे पहले उड़ान यात्री कैफ़े 19 दिसंबर 2024 को कहाँ पे खोला गया था? कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। यानी कि पहला खुला था कोलकाता में और दूसरा इस तरह का कैफ़े खुल रहा है कहाँ पे? चेन्नई में। यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफ़ायती और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोलकाता हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था उड़ान यात्री, जिससे वहाँ पे लोगों को अधिक क्या मिला? फ़ायदा मिला, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आईं और लोगों ने इसकी भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और किफ़ायती दरों की सराहना की। यानी कि इस कैफ़े में आपको बाहर की तुलना में अच्छे क्वालिटी का खाना मिलता है, सस्ते दामों पर मिलता है, जिसकी सराहना हुई है कोलकाता में। तो इसकी वजह से दूसरा इसका कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? चेन्नई में। ओके, ये जो खोला गया है कैफ़े, ये एक पहल के तहत खोला गया है। उस पहल को हम लोग बोलते हैं क्या? उड़े देश का आम नागरिक। ये जो पहल है ये शुरू किया गया था। इसके इस पहल के तहत जो पहली फ्लाइट हुई थी वो हुई थी जनवरी 2017 को। इसके पीछे का लक्ष्य ये था कि हमें दो छोटे छोटे शहरों को जोड़ना है, दो छोटे शहरों के बीच में फ़्लाइट की सेवा देनी है। उसके तहत क्या किया गया कि 2500 रुपये में कोई भी आदमी 500 किलोमीटर तक का यात्रा कर सकता है और ये जो 500 किलोमीटर का यात्रा होगा वो 1 घंटे में तय किया जाएगा।
तो बहुत सस्ते दरों पे ये चीज़ शुरू किया गया था पहली बार कब, जनवरी 2017 में। ओके, दो फायदा होगा कि आम लोग भी सफ़र कर सकेंगे और दो छोटे शहरों को भी जोड़ा जा सकेगा। तो ये फ़ायदा है पूरे देश का आम नागरिक। उसी पहल के तहत ये चीज़ खोला जा रहा है कैफ़े, पहला कहाँ पे, कोलकाता में, और दूसरा चेन्नई में। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे अगर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना कोई भी रिव्यू हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।